आज हम लोग अपने विषय वस्तु में दो पक्षों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक पक्ष तो ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा अब भूगोल में या खगोल विज्ञान में मान्य है नहीं। दूसरा पक्ष है जो बेहद मान्य है। उन दोनों पक्षों का आज अध्ययन करते हैं। तो एक है हमारा, शुरुआत कुछ यहां से होगी, सौर मंडल की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। और दूसरे नंबर पर यही आता है टॉपिक हमारा, भूगर्भिक समय सारणी। या इसी को हम लोग भौगोलिक इतिहास कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आदि नाम से जानते हैं। इन दो टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरे टॉपिक में हमें 1 से 2 कक्षाओं की जरूरत पर्याप्त तरीके से पड़ेगी दोस्तों, पर्याप्त तरीके से। अच्छा, आंतरिक संरचना के बारे में लिखवाने के लिए आप बोल रहे हो? अच्छा, ओके, आपने लिखा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि पिछले क्लास में जो स्लाइड थी, पहले उस स्लाइड को यहां पर दिखा देता हूं, उसे लिखवा देता हूं, फिर इन टॉपिक की शुरुआत कर दूंगा। चलेगा? तब खुश होना, ठीक है ना भाई? ये लिखवा भी देंगे, टॉपिक भी करा देंगे, सब कुछ। तो 1 मिनट के लिए आप लोग ब्रेक लेंगे क्या? मैं वो स्लाइड यहां पे लगवा लूं, आफ्टर दैट मैं आगे आपको पढ़ाता हूं, ठीक है? 1 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, मैं यही उपस्थित स्लाइड यहां पे मैं लगवा लेता हूं, फिर पढ़ाता हूं। आशीष, पिछली क्लास की स्लाइड लगा दें आप, है ना? हेलो, चलो, ठीक है, अब आ गए हम। तो दोस्तों हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट क्लास का टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसको आप लोगों के लिए लिखा देता हूं। बस लिखाना शेष रह गया था, है ना? समझा तो एक बात दिया था, आप लोगों को ठीक से समझ में भी आ गया था। जनरली आप लोगों ने रिवीजन कर भी लिया होगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर लिखा ना गया लास्ट क्लास तक तो उन्हें दिक्कत लगती है। तो कोई बात नहीं, सबके हिसाब से क्लास होनी चाहिए। तो उस विषय बिंदु को लिखा भी देता हूं, और लिखाने के बाद फिर इन टॉपिक की शुरुआत कर दूंगा। देखो, विषय बिंदु, ये स्लाइड मैंने अब लगवा लिया है, ये था, ये नया कुछ नहीं है। वो जो लास्ट क्लास में सैटरडे में मैंने पढ़ाया था स्लाइड, वही स्लाइड आपके सामने है। और अब ये बात मुझे आप लोगों को लिखानी है, बाकायदा लिखानी, इसी स्लाइड को लिखाना है। पर उसकी भाषा थोड़ी सी अपनी अपने तरीके से होगी। तो चलो जल्दी दोस्तों, आप फिर लिखने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आधा पौना घंटा, आधा घंटा तो एटलीस्ट मान के चलो कि लगातार लिखना है। ये मत बोलिएगा हाथ दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, जो भी दर्द करे लिखना है ना? तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले इस विषय बिंदु को आप लोग पढ़िए, आफ्टर दैट आगे चलते हैं, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां से शुरुआत होती है। आप सभी हेडिंग तो ये डाली दिए हैं, चित्र बना दिए हैं, अभिनव मत। अब नीचे भाषा कैसे प्रयोग करेंगे, भाषा कैसे प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, सब लिखिए। शुरू करते हैं, लिखिए। भूकंपीय तरंगों के साक्ष्य पर आधारित, बढ़िया भाषा का प्रयोग करते हुए लिखेंगे, भूकंपीय तरंगों के साक्ष्य पर आधारित अभिनव मत या विचार के अनुसार, पृथ्वी मुख्य रूप से 3 परिमंडलों में, पृथ्वी मुख्य रूप से 3 आंतरिक परिमंडलों में, 3 आंतरिक परिमंडलों में विभाजित है। 3 आंतरिक परिमंडलों में विभाजित है। लिखो नंबर 1, नीचे से लिखेंगे, पॉइंट हमेशा नीचे देते हैं। नंबर 1 लिखें क्रस्ट, क्रस्ट की हिंदी लिखेंगे भूपर्पटी, भूपर्पटी डैश देकर। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस, कठोर एवं दृढ़, ठोस, कठोर एवं दृढ़ परत है, जिसकी औसत मोटाई 35 से 45 किलोमीटर, कहीं 35 कहीं 45, एवरेज की बात कर रहे हैं, 35 से 45 किलोमीटर की है औसत मोटाई, 35 से 45 किलोमीटर की है। पूर्ण विराम लगा दीजिए, पूर्ण विराम। फिर लिखे दोस्तों आगे बात, पूर्ण विराम लगाने के बाद क्या लिखेंगे, लिखे क्रस्ट दो भौगोलिक परतों में विभाजित है, 2 भौगोलिक परतों में विभाजित है। 1 2 कर दिए या ए बी कर दे, कुछ भी कर दीजिए। पहला बिंदु महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बारे में लिखेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में लिखे ग्रेनाइट एवं एंडीसाइट जैसे खनिजों, स्पीड मेंटेन रखो चलो, जैसे खनिजों की प्रधानता वाली इस परत का घनत्व, ग्रेनाइट तथा एंडीसाइट जैसे खनिजों की प्रधानता वाली इस परत का घनत्व लगभग 2.67, मैंने लास्ट में आपको 2.6 बताया था, पर लिख दो आप, 6 लिख दो, 6 7 लिख दो, लगभग 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाओ। निम्न घनत्व वाली यह परत क्या, यह परत मतलब क्या, यह परत लगभग 75 किलोमीटर मोटाई वाली है। लगभग 75 किलोमीटर मोटाई वाली है। पूर्ण विराम। जिसमें पर्वत पठार मैदान घाटी आदि की अवस्थिति है। पर्वत पठार मैदान घाटी आदि की अवस्थिति है। पूर्ण विराम। पहला बिंदु समाप्त हुआ। अब दूसरा बिंदु होता है ओशियानिक क्रस्ट, मतलब महासागरीय क्रस्ट। दूसरा बिंदु लिखिए महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट डैश देकर इसके बारे में लिखेंगे। ओशियानिक क्रस्ट के बारे में लिखें बेसाल्ट जैसे भारी घनत्व वाले अब ब्रैकेट में भारी घनत्व के लिए लिखेंगे 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ब्रैकेट बंद करिए। भारी घनत्व वाले पदार्थ से निर्मित होने की वजह से इसकी औसत मोटाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर ही प्राप्त होती है। इसकी औसत मोटाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर ही प्राप्त होती है। पूर्ण विराम। अब दोनों के बाद पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे। लिखें महाद्वीपीय एवं सागरीय क्रस्ट के मध्य कोनरैड की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। क्योंकि कोनरैड की असंबद्धता रेखा पाई जाती है क्योंकि दोनों के घनत्व में अंतर है। एक का घनत्व 3 है, एक का घनत्व 2.6 है ना, दोनों के घनत्व में अंतर है। पूर्ण विराम। ये बात यहां समाप्त होती है, ठीक है ना। अब आगे पैरा चेंज करते हुए हम किसमें आएंगे, अब हम मेंटल वाले पक्ष में आएंगे, प्रवर वाले पक्ष में आएंगे। तो दूसरी हेडिंग दीजिए, आप लिखिए मेंटल। प्रवर हिंदी है और मेंटल इंग्लिश है। डैश देकर इसके बारे में लिखेंगे लगभग 45 से 45 किलोमीटर है ना, लगभग 45 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई, लगभग 45 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक अवस्थित। एक बात आपको इसमें जोड़ देना है, इतनी गहराई तक अवस्थित, क्या हो गया भाई, तक अवस्थित मेंटल या प्रवर का पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, कुल आयतन का 83% है ये मेंटल, है ना। आयतन का 83% एवं कुल द्रव्यमान का 67%, कुल द्रव्यमान का 67% हिस्सा है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखें प्रवर भूपर्पटी से अपने स्वभाव में अंतर की वजह से, स्वभाव क्या, इसका घनत्व और बढ़ जाता है। अपने स्वभाव में अंतर की वजह से भूपर्पटी से अपने स्वभाव में अंतर की वजह से मोह की असंबद्धता रेखा द्वारा, मोह डिस्कंटिन्यूटी लाइन, मोह की असंबद्धता रेखा द्वारा विभाजित होता है या पृथक होता है, लिख दो। मोह की असंबद्धता रेखा द्वारा पृथक होता है। मोह डिस्कंटिन्यूटी लाइन यहां पर असंबद्धता रेखा द्वारा पृथक होता है। पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए इसी पैराग्राफ में यहां शुरू करेंगे। लिखिए मेंटल दो आंतरिक परतों में विभाजित है। अब कौन सी दो आंतरिक परतें हैं मेंटल की, अब इसमें भी ए बी बिंदु कर दीजिए या 1 2 कर दीजिए, जो आपको करना है। तो पहला बिंदु लिखिएगा आप इसमें ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल या ऊपरी प्रवर, कुछ भी लिख दो। ऊपरी मेंटल डैश देकर लिखेंगे 45 से लगभग 700 किलोमीटर की गहराई के मध्य, 45 से लगभग 700 किलोमीटर की गहराई के मध्य, 45 टू 700 किलोमीटर, ओके, 700 किलोमीटर की गहराई के मध्य उपस्थित इस परत का ऊपरी लगभग 55 किलोमीटर मोटा हिस्सा, ऊपरी लगभग 55 किलोमीटर मोटा हिस्सा क्रस्ट के भांति ही ठोस, दृढ़ एवं कठोर है। क्रस्ट के भांति ही ठोस, दृढ़ एवं कठोर है। साथ ही
क्रस्ट से पूर्णतः चिपका हुआ है, साथ ही क्रस्ट से पूर्णतः चिपका हुआ है। इसीलिए 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 लगभग 100 किलोमीटर ऊपरी इस परिमंडल को, 45 किलोमीटर मोटा क्रस्ट हो गया, 55 ये हो गया है ना, तो 100 किलोमीटर हो गया। इसीलिए लगभग 100 किलोमीटर ऊपरी इस परिमंडल को स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर कहा जाता है। पूर्ण विराम पैरा चेंज करो, अब लिखो लिथोस्फीयर से ठीक नीचे लगभग 100 से 400 किलोमीटर की गहराई के मध्य, लगभग 100 से 400 किलोमीटर की गहराई के मध्य, कारण के साथ लिखा देता हूं, गहराई के मध्य रेडियो सक्रिय तत्वों के विस्फोट की वजह से बढ़े हुए तापमान के कारण चट्टाने सेमी मोल्टेड फॉर्म में, मतलब अर्ध पिघलित अवस्था में, चट्टाने सेमी मोल्टेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अर्ध पिघलित अवस्था में, चट्टाने अर्ध पिघलित अवस्था में पाई जाती हैं, सेमी मोल्टेड फॉर्म में पाई जाएंगे, अर्ध पिघलित अवस्था में पाई जाती हैं जहां भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है, भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है। इसीलिए भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है, इसीलिए इसे लो वेलोसिटी जोन या दुर्बलता मंडल कहा जाता है। लो वेलोसिटी जोन या दुर्बलता मंडल कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा दो, फिर पैरा चेंज करो, लिखो पेरिडोटाइट नामक खनिजों की प्रधानता वाले, पेरिडोटाइट नामक खनिजों की प्रधानता वाले इस मंडल से ही ज्वालामुखीय उद्गार के समय मैग्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, जिसका घनत्व लगभग 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगा के फिर लिखेंगे स्थल मंडल एवं दुर्बलता मंडल के मध्य सैंग्विन, मैंने ये लिखा हुआ SANGUINE, सैंग्विन की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। सैंग्विन की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। पूर्ण विराम। बात समाप्त। अब ये ऊपरी मेंटल था, अब हमें निचले मेंटल की ओर आना है। तो पहला बिंदु में आपने अपर मेंटल लिखा था, दूसरे बिंदु में आप लिखिए लोअर मेंटल। ठीक है, अब लोअर मेंटल लिखाने के पहले कुछ मैसेजेज हैं, उनका जवाब दे दो। कुछ बच्चों ने लिखा कि सर हम लोगों ने लिख लिया है एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे बेटा, तो मैं तो आपने देखा कि क्लास की शुरुआत करते ही दूसरे टॉपिक में ही इंटर कर रहा था, लेकिन क्लास के ही तमाम बच्चों में से कई बच्चों ने शुरू में लिखा सर पीछे वाली क्लास आपने लिखा है नहीं, पीछे वाली क्लास आपने लिखा है नहीं। तो देखो, हमें तो बेटा सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए वो काम करना पड़ता है कि बच्चों की अपनी एक शिकायतें ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि शिकायतों का कोई वो रहता है डर, पर पठन पाठनगत शिकायतें ऐसा ना हो, इसलिए बेटा ऐसा करना पड़ता है। ठीक है ना, अब बच्चों ने कहा इसलिए मैंने लिखा, अदरवाइज मैं तो टॉपिक की शुरुआत कर चुका था। पर कोई बात नहीं है, अब लिख लेने दो, उन बच्चों को भी लिख लेने दो, तब तक वेट कर लो, 10 मिनट और 15 मिनट वेट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक में आ जाएंगे। सभी पाटिल ने पूछा महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई बेटा 75 किलोमीटर। लक्ष्मी उपाध्याय नहीं लिखे हैं सर, लिखाइए। नहीं लिखे हैं सर, लिखाइए। सर हम लोग लिख रहे हैं, लिखाइए। हाँ बेटा, हाँ लिखवाइए सर हमें। हाँ बेटा लिख रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप लोग परेशान मत हो, लिखाएंगे ही। साइंस टेक्नोलॉजी क्लास कहाँ होती है, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कहाँ होती है, पर कहीं तो होती होगी भारतवर्ष में। ओके, ठीक है, चलो अब ये बात समाप्त हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे दूसरे बिंदु, मतलब लोअर मेंटल में आ गए, निचले मेंटल में आ गए। तो क्या लिखेंगे, लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में, लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में
रैपिटी की असंबद्धता रेखा द्वारा, ये रैपिटी लिखा मैंने, रैपिटी की असंबद्धता रेखा द्वारा, रैपिटी की असंबद्धता रेखा द्वारा ऊपरी मेंटल से, ऊपरी मेंटल से पृथक, पृथक निचला मेंटल, निचला मेंटल लगभग प्लाज्मा अवस्था में है, निचला मेंटल लगभग प्लाज्मा अवस्था में है, जहां गैब्रो एवं ओलिवाइन, जहां गैब्रो एवं ओलिवाइन जैसे खनिजों की प्रधानता है, गैब्रो एवं ओलिवाइन जैसे खनिजों की प्रधानता है, जिसका औसत घनत्व, जिसका औसत घनत्व लगभग 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसका औसत घनत्व लगभग 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है, पाया जाता है। एवरेज, एवरेज डेंसिटी इसकी इतनी है दोस्तों, 7.5 ग्राम है। ओके, पूर्ण विराम लगा दें। पूर्ण विराम के बाद अब आगे की बात लिखते हैं। लिखे यदि ऊपरी एवं निचले मेंटल का औसत घनत्व लिया जाए, यदि निचले एवं ऊपरी मेंटल का, यदि ऊपरी एवं निचले मेंटल का औसत घनत्व लिया जाए तो पृथ्वी के घनत्व के लगभग समतुल्य, पृथ्वी के घनत्व के लगभग समतुल्य अर्थात 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। एलएम का मतलब लोअर मेंटल है। रानी रजनी, क्या लिखा आपने? ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये बात यहां समाप्त होती है। अब मेंटल समाप्त, तो मेंटल के बाद हम किसको लिखेंगे? लास्ट कोर को लिखेंगे, CORE, कोर। कोर की हिंदी लिख देंगे क्रोड, डा का मतलब डमरू, क्रोड, क्रोड। ठीक है, क्रोड के बारे में डैश देकर लिखेंगे। 2900 किलोमीटर से, 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक अवस्थित, 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक अवस्थित, अवस्थित पृथ्वी की केंद्रीय, पृथ्वी की केंद्रीय, केंद्रीय एवं सर्वाधिक भारी, भारी पृथ्वी की केंद्रीय एवं सर्वाधिक भारी, भारी घनत्व वाले खनिजों से निर्मित, से निर्मित। ठीक है, सर्वाधिक भारी खनिज, घनत्व वाले खनिज है। लिखे जिसमें निकिल तथा फेरस, जिसमें निकिल तथा फेरस की प्रधानता पाई जाती है। क्या हुआ? जिसमें निकिल तथा फेरस की प्रधानता पाई जाती है। पूर्ण विराम, निकिल एवं फेरस की प्रधानता है। पूर्ण विराम। अब पैरा चेंज करते हुए कुछ बात लिखो अद्भुत। तो कैसी अद्भुत बात लिखोगे? लिखो 2900 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते ही, 2900 के पास लगभग लिख देंगे, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते ही, पहुंचते ही एस तरंग अचानक विलुप्त हो जाती है, एस तरंग अचानक विलुप्त हो जाती है, जबकि, जबकि पी तरंग, पी तरंग केंद्रीय झुकाव के बावजूद, केंद्रीय झुकाव के बावजूद मंद गति से, मंद गति से संचरित, संचरित, मंद गति से संचरित, संचरित होने लगती है, होने लगती है। पूर्ण विराम लगाकर, जिससे, जिससे यह ज्ञात होता है कि, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहां, यहां माध्यम तरल है, यहां माध्यम तरल है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैरा चेंज करो, फिर पैरा चेंज करो। लिखो यह तरल परत, यह तरल परत ऊपरी क्रोड है, ऊपरी क्रोड है, जो कि, जो कि गैमो, हालांकि तीन व्यक्ति हैं, गैमो है, विचार्ड है एवं गुटेनबर्ग है, जो कि गैमो गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा द्वारा, जो कि गैमो गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा द्वारा, रेखा द्वारा निचले मेंटल से विभाजित है। यहां ये निचला मेंटल है और यह ऊपरी क्रोड हो गया, आउटर कोर है ना, निचले मेंटल से विभाजित है। पूर्ण विराम लगाएं। लगभग 9 से 11 घनत्व वाली, लगभग 9 से 11 घनत्व वाली यह परत, यह परत भारी नाभिकों के विखंडन एवं संयोजन,
यह परत भारी नाभिकों के विखंडन एवं संयोजन से मुक्त ऊर्जा के प्रभाव से, विखंडन एवं संयोजन या संलयन लिख सकते हैं, विखंडन एवं संलयन से मुक्त ऊर्जा के प्रभाव से तरल हो गई है, तरल हो गई है, जो कि निरंतर निचले ठोस क्रोड के ऊपर, जो कि निरंतर निचले ठोस क्रोड के ऊपर घूर्णन करने के लिए घूर्णी गति कर रही है। नीचे ठोस क्रोड है, उसके ऊपर ये घूर्णन कर रही है, जिससे घर्षण लगता है दोनों के मध्य, घूर्णी गति कर रही है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो दोनों क्रोड, पैरा चेंज कर देना यहां पर, दोनों क्रोड के मध्य विभेदी घूर्णन, दोनों क्रोड के मध्य विभेदी घूर्णन एवं घर्षण से उत्पन्न विभेदी घूर्णन एवं घर्षण से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे ही, विभेदी घूर्णन एवं घर्षण से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे ही पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। पृथ्वी में जो मैग्नेटिज्म पाया जाता है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, उसका कारण यह है, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। पूर्ण विराम। ये बात यहां समाप्त होती है। तो फिर अब आगे की बात आती है। अब ये अपर कोर के बारे में आपने बात किया है, आउटर कोर के बारे में आपने बात किया, अब बात आती है इनर कोर की बात। तो अब इनर कोर में आइए, आंतरिक कोर में आइए, है ना, आंतरिक कोर में आइए। तो आंतरिक कोर के बारे में लिखेंगे, लिखे लगभग 5152 किलोमीटर, 5150 भी चलेगा, 5155 भी चलेगा, तो लगभग 5152 किलोमीटर की गहराई पर प्रवेश करते ही पी तरंगों की गति एवं केंद्रीय झुकाव सर्वाधिक हो जाता है, गति एवं केंद्रीय झुकाव सर्वाधिक हो जाता है, पूर्ण विराम लगाएं, जिससे ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड उच्च घनत्व, ब्रैकेट में देंगे 11 से 13, 11 to 13, उच्च घनत्व के साथ साथ पूर्णतः ठोस अवस्था में है, उच्च घनत्व के साथ साथ पूर्णतः ठोस अवस्था में है, पूर्णतः ठोस अवस्था में है, पूर्ण विराम। इससे ज्ञात हो जाता है कि यह ठोस अवस्था में है, जहां निकिल तथा फेरस की संभावित मात्रा 99% से अधिक है। अब एग्जैक्ट मात्रा तो है नहीं, पता नहीं हमें, अनुमानित मात्रा है, संभावित मात्रा है। पूर्ण विराम लगाइए, 99% से अधिक है। लास्ट पैरा लिखिए आंतरिक क्रोड का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस, लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस तक होने के बावजूद, क्यों ये ठोस अवस्था बना हुई है, ये भी लाइन लिखा देता हूं, 800 डिग्री सेल्सियस तक होने के बावजूद यह ठोस अवस्था में निम्नलिखित दो कारणों से है, यह ठोस अवस्था में निम्नलिखित दो कारणों से है, निम्नलिखित दो कारणों से, किन दो कारणों से है, कौन से दो कारण इसे ठोस अवस्था में बनाए रखने के लिए, तो लिखिए नंबर वन, पहला कारण लिखो, नंबर 1 उच्च घनत्व, तो नंबर 2 उच्च दाब, हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। पूर्ण विराम। बस इसी लाइन के साथ लिखेंगे कि आंतरिक क्रोड एवं बाह्य क्रोड के मध्य, बाह्य क्रोड के मध्य लेहमैन की असंबद्धता रेखा, लेहमैन की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। आंतरिक क्रोड एवं बाह्य क्रोड के मध्य लेहमैन की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। पूर्ण विराम। टॉपिक समाप्त। ठीक है, बस बेटा ये इतना ही था। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में। ये यहाँ फिनिश होता है, और अब हमने जो ये टॉपिक लिखा है सौर मंडल के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, तो इसको आप हेडिंग देंगे, फ्रेश हेडिंग देंगे, फ्रेश पेज में, फिर हम लोग आप आगे आते हैं इसे समझने में। लिखे सभी सौर मंडल की
उत्पत्ति, आप पूरा लिखेंगे उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। लिख दिया। अब सुनो ध्यान से दोस्तों, अभी आप जो आगे थोड़ी देर तक पढ़ने वाले हो, ये टॉपिक कभी यूपीएससी में पूछा जाता था। मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2002 में जब सिलेबस एक बार थोड़ा चेंज हुआ था, उससे पहले इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी में पूछे जाते थे, बट उसके बाद आज तक इससे कोई भी सवाल यूपीएससी ने नहीं पूछा। आज तक यूपीएससी ने इससे संबंधित कोई भी सवाल नहीं पूछा है। पूछा, लेकिन वो सवाल पूछा जो करंट अफेयर्स का पार्ट था। जैसे जूनो मिशन के बारे में पूछा, मार्स मिशन के बारे में पूछा, गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पूछा। ये सब उस समय के करंट्स थे, करंट की बातें थी, करंट अफेयर्स की बातें थी, वो पूछा। बट ये टॉपिक ट्रेडिशनल आज तक नहीं पूछा उसके बाद। तो संभावना अभी भी ये बनती है कि इससे किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछेगा। बट फिर भी यूपीएससी के साथ आप सभी के सभी बच्चे पीसीएस एग्जाम भी देते हैं। आपके पीसीएस के लिए ये एग्जाम में किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसी हिसाब से मैं बातें लिखा देता हूं। पर पहले पूरी बात सुनना है। सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में आरंभिक व्याख्या तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में मिलती है, पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, जिसे आप क्लासिकल थ्योरीज के नाम से जानते हैं, चिरसम्मत या शास्त्रीय सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथों की व्याख्या, धार्मिक व्याख्या किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं होती, तर्कतः नहीं होती, इसलिए उसे स्वीकार तो किया नहीं जा सकता। आस्था पर आधारित व्याख्या होती है। उस आस्था पर आधारित व्याख्या का वैज्ञानिक आधार चूंकि है नहीं, तो उसे प्रामाणिक कैसे मान लिया जाए, उसकी व्याख्या कैसे कर लिया जाए, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? राजा पृथ्वी की पुत्री होने की वजह से यह पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी का नाम मेदिनी कैसे पड़ा? देवासुर संग्राम में जब महिषासुर मर्दनी मां जगदंबिका राक्षस के वक्ष पर अपने त्रिशूल से प्रहार करती है, तो उसके वक्ष से निकले हुए मेद या मद के एकत्रण से मेदिनी का निर्माण हुआ। अलग अलग तरीके से अलग अलग युगों की दोस्तों बात बोली जाती है। बाइबल तो यहां तक कहता है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति केवल ईसा के जन्म से 8000 वर्ष पहले की है। वह कहता है कि एक बार ईसा के जन्म से 8000 वर्ष पहले लगभग एक बाढ़ आई थी, जिसको बाइबलिक फ्लड नाम देता है, पवित्र बाढ़ देता है। और उस पवित्र बाढ़ के समय कुछ पदार्थ बहता हुआ आया और इकट्ठा हो गया, उससे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। दोस्तों ये तमाम बातें बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, ना आपको स्वीकार करना है, इसलिए इनकी व्याख्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की उपयोगी नहीं है। पाश्चात्य जगत में पुनर्जागरण कालखंड के उपरांत पृथ्वी सहित सौर मंडल की उत्पत्ति की आधुनिक व्याख्याएं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जाने लगी। वह आधुनिक व्याख्याएं कौन सी थी, उनका जिक्र मैं उन व्याख्याओं को देने वाले वैज्ञानिकों के नाम के साथ साथ बोर्ड में करने जा रहा हूं, सुनते जाना। सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत देखने को मिलते हैं, तो एक तरफ तो मैंने बताया कि शास्त्रीय सिद्धांत है, चिरसम्मत सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है, जिनकी व्याख्या हमें पौराणिक ग्रंथों में या मूल रूप से हम कहें धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या है, जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमने बता भी दिया क्यों नहीं स्वीकार करते। तो दूसरी तरफ मॉडर्न हाइपोथेसिस है, आधुनिक विचार है, आधुनिक मत है, आधुनिक विचार है, और आधुनिक मत पुनर्जागरण कालखंड के उपरांत दिए, जिसमें से दो प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। एक प्रकार का सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं विकासवादी। किस प्रकार का मत है ये? विकासवादी सिद्धांत या मत। तो दूसरी तरफ है प्रलयवादी मत, प्रलयवादी मत। एक तरफ एवोल्यूशन थ्योरी है, तो दूसरी तरफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी है। विकासवादी मत है, दूसरी तरफ प्रलयवादी मत है। विकासवादी मत के समर्थकों का विचार है कि हमारे संपूर्ण सोलर सिस्टम की उत्पत्ति एक ही आकाशीय पिंड से हुई है, एक ही आकाशीय पिंड के विकास से हुई है। एक ही आकाशीय पिंड विकास के क्रम में संपूर्ण सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कर दिया है। तो जो एक ही आकाशीय पिंड से संपूर्ण सोलर सिस्टम की उत्पत्ति की व्याख्या मानता है, उसे हम विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। तो दूसरी तरफ दूसरा जो मत है, यह कहता है दो या दो से अधिक पिंडों के संयोग से, दो या दो से अधिक पिंडों के संयोग से हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है। यह कुछ इस प्रकार का विचार मानता है। चूंकि ये एक ही तारे से, एक ही पिंड से बेसिकली संपूर्ण सोलर सिस्टम की उत्पत्ति मानता है, इसलिए इसे एक तारक परिकल्पना भी कहते हैं, एक तारक परिकल्पना भी कहते हैं, या इसी को ही हम अद्वैतवादी कहते हैं, अद्वैतवादी मत कहते हैं या विचार कहते हैं, जबकि इसे हम द्वैतवादी मत के नाम से जानते हैं, द्वैतवादी मत कहते हैं। और मैंने बताया कि ये दो या दो से अधिक पिंडों के संयोग से, दो या दो से अधिक तारों के संयोग से हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति की बात करता है, तो इसलिए बहुल तारा परिकल्पना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसी बात को मैं एक बार जो आपके बोर्ड में लिखा है, आपने फ्लो चार्ट के रूप में आप इसे उतार भी लिए होंगे, इसे द्वितारा परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। यही बात मैं पहले आपको लिखाता हूं, फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। लिखे सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में आगे बढ़ते हुए कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि इसके संदर्भ में या इसके संबंध में, ऐसा लिखो, इसके संबंध में खगोल विज्ञान में मूल रूप से, इसके संबंध में खगोल विज्ञान में मूल रूप से दो प्रकार के सैद्धांतिक मत देखने को मिलते हैं।
दो प्रकार के सैद्धांतिक मत देखने को मिलते हैं। नंबर वन शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत डर देकर जिनकी व्याख्या परंपरागत वैदिक एवं पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। वैदिक एवं पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखो यह व्याख्या तर्क एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकती एवं ना ही हमारे अध्ययन का विषय हो सकती। ठीक है, विषय हो सकती। पूर्ण विराम। तो अब दूसरी तरफ लिखिए आधुनिक मत, रिसेंट व्यू लिखेंगे। आधुनिक मत डैश देकर लिखें। पुनर्जागरण कालखंड के उपरांत हुए वैज्ञानिक चेतना के विकास के फलस्वरूप हमें नहीं लिखें के फलस्वरूप विज्ञान में हमें दो प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। नंबर वन विकासवादी सिद्धांत या मत। डैश देकर लिखेंगे इस विचार के अनुसार संपूर्ण सोलर सिस्टम की उत्पत्ति एक ही आकाशीय पिंड या एक ही तारे से हुई है। इसीलिए इसे एक तारक परिकल्पना या अद्वैतवादी मत कहा जाता है। पूर्ण विराम। अब दूसरा बिंदु लिखें प्रलयवादी सिद्धांत। डैश देकर लिखेंगे इसके विचारकों के अनुसार अंतरिक्ष के दो या दो से अधिक आकाशीय पिंडों के पारस्परिक संयोग से हमारे सौर तंत्र की या ग्रह तंत्र की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसे द्वैतवादी मत या द्वितारक की जगह बहुतारक भी लिख सकते हैं, बहुतारक मत कहा जाता है। बहुतारक मतलब बहुत सारे तारों का संयोग है, बहुतारक मत कहा जाता है। पूर्ण विराम। अब देखो, अब इतना तो आपने फ्लो चार्ट बनाया, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो आपके सामने आ गए अब दो प्रकार के विचार दोस्तों, दो प्रकार के विचार हो गए। एक तरफ आ गया विकासवादी सिद्धांत आ गया, और दूसरी तरफ आ गया प्रलयवादी मत आ गया या सिद्धांत आ गया, परिकल्पना आ गई, कुछ भी लिख दे। अब विकासवादी मत में कितने सिद्धांत देखने को मिलता है। तो सबसे पहली परिकल्पना मिलती है, कास्ते द बफन है, तो बफन की परिकल्पना। इस परिकल्पना का कोई नाम नहीं है, बल्कि वो बफन की परिकल्पना, बफन्स हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस ऑफ बफन के नाम से जानी जाती है। समझ गए मेरी बात की नहीं? इस नाम से जानी जाती है।
दूसरे नंबर पर विचार दिया था इमैनुअल कांट महोदय ने, जिसका नाम था वायव्य राशि संकल्पना या गैसीय संकल्पना। इंग्लिश में इसको कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। हिंदी में दो नाम से इसे जानते हैं, गैसीय संकल्पना के नाम से भी जानते हैं, वायव्य राशि संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। यह संकल्पना बेसिकली जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट द्वारा बफन की संकल्पना के 10 साल बाद दी गई थी। 1745 में कास्ते द बफन महोदय ने सोलर सिस्टम की उत्पत्ति की प्रथम वैज्ञानिक व्याख्या की। 10 साल के उपरांत लगभग 1753 से 55 के बीच में वायव्य राशि संकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट महोदय ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द हेवन या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में इसकी अपनी परिकल्पना का विकास किया। तीसरे नंबर पर आता है नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि फ्रांसीसी विद्वान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, लैप्लास महोदय ने, जिसको आप कहते हैं निहारिका संकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो निहारिका संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिनका नाम है लाप्लास। वैसे भी ये एक ऐसा वैज्ञानिक विकास का दौर है जिसमें जब भी कोई कार्य जर्मन विद्वान ने किया है तो उसके ठीक विपरीत एक नई बात फ्रांसीसी विद्वान ने जरूर जोड़कर अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया। उसके बाद चौथे नंबर पर बेसिकली चुंबकीय सिद्धांत आता है, जिसकी व्याख्या ऑफवेन महोदय ने की थी, ऑफवेन महोदय द्वारा की गई थी। तो ये चार सिद्धांत, अभी एक पांचवा भी नाम लिखूंगा, मोटे मोटे तौर पर विकासवादी सिद्धांत के रूप में प्रचलित थे। लेकिन रियलिटी दोस्तों यह है कि इन चारों सिद्धांतों में कही गई बातें कहीं भी किसी भी प्रकार के ब्रह्मांड या हमारे सोलर सिस्टम के विकास की प्रक्रिया से मेल नहीं खाती। इनकी घोर आलोचनाएं हुई हैं। घोर आलोचनाएं जैसे कैसे हुई? कास्ते द बफन ने कहा कि हमारा सूर्य आज जैसा है शुरू से वैसे ही था। एक बड़ा सा पुच्छल तारा, जिसको हम कॉमेट्स के रूप में पढ़े हैं, एक बड़ा सा विशालकाय पुच्छल तारा इसके समीप से गुजरता है। समीप से गुजरने के क्रम में वह इसके एक किनारे से टकराया और टकराकर जो पदार्थ सूर्य से बाहर निकला उससे ही ग्रह एवं उपग्रह तंत्रों का निर्माण हो गया। गैसियस हाइपोथेसिस के रूप में इमैनुअल कांट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक आकाशीय पिंड था। वो आकाशीय पिंड पहले तो ठोस था, गतिहीन था, शीतल था, और वह पिंड आपस में टकरा कर, एक नहीं मतलब असंख्य पिंड थे, वह पिंड आपस में टकरा कर गतिशील हो गए। और जब गतिशील हो गए तो गति के क्रम में एक बड़ा सा छल्ला नुमा पदार्थ बाहर निकला और उन छल्लों के विखंडन से ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार की बात इन्होंने कह डाली। तो इन्होंने इनकी आलोचना को दूर करने का प्रयास लाप्लास महोदय ने, कुल मिलाकर ऐसी बातें ये सब कहते गए जिन्हें आज का विज्ञान स्वीकार नहीं करता है। लेकिन फिर भी आरती शर्मा, ध्यान से सुनना बेटा, क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि एटलीस्ट यह पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को समझने का प्रयास तो करना शुरू किया। एक एक कदम ही आगे बढ़े, लेकिन बढ़ना तो शुरू किया। जब तक पहला सिद्धांत नहीं आया होता तब तक उसकी व्याख्या या उसकी आलोचना को दूर करने के लिए दूसरे सिद्धांत का अस्तित्व ही नहीं होता। जब तक दूसरा सिद्धांत नहीं होता तब तक उसकी आलोचना को दूर करने के लिए तीसरा सिद्धांत ही अस्तित्व में नहीं आता। तो कोई भी पुराना सिद्धांत आज मान्य नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उस सिद्धांत का कोई आधार नहीं था। इन सबके वैज्ञानिक आधार थे। यह पूर्ण रूप से अपनी बात कह पाने में असक्षम जरूर रहे, लेकिन अगर यह सिद्धांत नहीं हुए होते तो आज का जो रिसेंट व्यू है वह अस्तित्व में नहीं आया होता। इसलिए इनकी अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सिद्धांत इधर दिए गए। प्रलयवादी मत में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मत दिया गया ग्रहाणु परिकल्पना के रूप में। ग्रहाणु परिकल्पना का विकास दो विद्वानों ने मिलकर किया था। एक ने पहले लिखा और दूसरे ने संशोधन किया, जिसमें से एक का नाम है चैम्बरलिन, तो दूसरे का नाम है माल्टोस। तो चैम्बरलिन एवं माल्टोस नामक विद्वानों ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ज्वारीय संघट्ट संलयन सिद्धांत आता है। इसकी व्याख्या भी दो विद्वानों ने की थी। एक की थी जेम्स जीन्स ने, और जेम्स जीन्स के साथ मिलजुल कर बात की इसमें जेफरी महोदय ने। तो जेम्स जीन्स एवं जेफरी महोदय ने किया, है ना, जेफरी महोदय ने किया ज्वारीय सिद्धांत की परिकल्पना। फिर आती है युग्म तारक संकल्पना। कौन आती है? युग्म तारा है, युग्म मतलब बाइनरी स्टार है। युग्म तारा संकल्पना है दोस्तों। इसका प्रतिपादन किया है रसेल महोदय ने। युग्म तारक संकल्पना रसेल महोदय ने। फिर आता है नोवा तारा संकल्पना। नोवा तारा संकल्पना अस्तित्व में आती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन किया हॉयल ह्वाइट महोदय ने। हॉयल ह्वाइट महोदय ने किया। तो फिर नेक्स्ट आता है अंतर आकाशीय धूल बादल संकल्पना। धूल बादल संकल्पना आती है, और इस संकल्पना का प्रतिपादन रशियन विद्वान है ऑटो शिमिट, इन्होंने किया। इधर की ओर हमने चार सिद्धांत लिखे, इधर की ओर चार सिद्धांत लिखे। पता है, एक सिद्धांत दोस्तों आता गया, उस सिद्धांत के आलोचना के परिप्रेक्ष्य में कि आलोचना को दूर कर दिया जाए, दूसरा सिद्धांत अस्तित्व में आया। दूसरे सिद्धांत की आलोचना को दूर करने के आलोक में तीसरा सिद्धांत अस्तित्व में आया। जब यह सब किसी भी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाए, पृथ्वी की उत्पत्ति की वैज्ञानिक सटीक व्याख्या नहीं कर पाए, तो फिर अंत में आया दोस्तों विकासवादी सिद्धांत का ही समर्थक सिद्धांत, जिसे आप कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। यह अंत में आता है, और इसका प्रतिपादन किया जॉर्ज एबे लेमेट्रे महोदय ने। ये थे सिद्धांत जो बोर्ड में लिखा मैंने, अक्षरशः सारी बातें लिखो।
जितना बोर्ड में लिखा अच्छा सा इसी तरह से सारी बातें लिखेंगे आप। इधर पहले 4, उधर पहले 4, फिर लास्ट में ये लिखेंगे। वेरी गुड, नोट कर लिया आप सबने, याद कर डालना दोस्तों सभी को। मान लो कभी पूछ ही लिया, कुछ बच्चों ने कहा क्यों पढ़ाया, तो मैंने इसका भी जवाब दिया, इसलिए पढ़ाया। पढ़ा क्यों जाता है, इसका भी जवाब दे दिया। पूछ लिया, मान लो कभी पूछ लिया, कैसे पूछ लिया, मैच द कॉलम के रूप में पूछ लिया, सिद्धांत दे दिया, अब इसके प्रतिपादक कौन है ऊपर नीचे करके दे दिया कि आप इसे मैच करें। ठीक है, ऑप्शनल की क्लास कब चलेंगी, चल रही है, हमेशा चल रही है, अभी भी चल रही है आशीष। ठीक है, ऑटोशिमिड, आधा सा फिर मां फिर डा, और आधा सा में छोटी की मात्रा है, ऑटोशिमिड है। ठीक है, 2026 के लिए भी ऑप्शनल है। रेडशिफ्ट थ्योरी, अरे 1950 के दशक में दी गई है डॉपलर महोदय द्वारा। लास्ट में टा नहीं है, डा है, डा डमरू, ऑटोशिमिड। पीयूष मिश्रा कुछ नहीं दिया बुक में ऐसा, गाइड ऐसा लिखती है, और गाइड्स की बात मानी नहीं जाती, जो मैंने बताया ऑथेंटिक है, बस उसको याद करो। आज भी ऑप्शनल की क्लास शाम में 6 बजे से है, राधे विकास गुप्ता, शाम में 6 बजे से है, क्योंकि अभी आपकी क्लास के बाद मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं दिल्ली में। ऑफलाइन क्लासेस की वजह से ऑप्शनल की क्लासेस का टाइम शिफ्ट करके शाम में 6 से 8 कर दिया गया है। ठीक है, 2026 ऑप्शनल वाले बैच जो बच्चे नहीं लिए हैं, तो मुझे लगता है उन्हें तो जून वगैरह का बैच लेना चाहिए, अभी का लेना भी नहीं चाहिए। 2026 ऑप्शनल जिन्हें करना उन्हें जून से बैच लेना चाहिए। अमृता, आपने मेरा कमेंट्स नहीं देखा, नहीं दिखा होगा तो बेटा नहीं देखा। पीयूष मेहता, संस्था द्वारा प्रोवाइड बुक में लिखा है सर, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, संस्था द्वारा प्रोवाइड बुक में जो मैंने पढ़ा है वो लिखो, वो याद करो। 2028 के लिए बेसिक प्रिपरेशन जो चल रही है उसके अनुसार कर डालो। ठीक है, निर्मा परिकल्पना लिखा है, अच्छा। इकोनॉमी की क्लास चल रही है 6 बजे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है बेटा अपने पास। ठीक है, ओके चलो, तो आप इनमें पढ़कर भी कुछ नहीं करोगे, कोई मतलब का है नहीं आपका। जानकारी एकत्रित करनी तो बहुत अच्छी बात है, जानकारी जिन्हें एकत्रित करनी है तो खजाना में जाना, और मैंने पहले बैच में सारी बात पढ़ा दी थी, इसलिए पढ़ा दी थी कि शुरू का बैच था बच्चों का अपना वो था, तो पढ़ा दिया। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं सर ये सब भी मुझे जानकारी चाहिए क्योंकि मैं बड़ा जानकारी लेने वाला व्यक्ति हूं, तो आप जाके वहां से ले लेना, बहुत अच्छी बात, बट नहीं, आपके लिए कोई जरूरत का नहीं है, इसलिए ये नहीं पढ़ना आपको। आपको पढ़ना क्या है, दिस वन बिग बैंग थ्योरी, और बड़े अच्छे से आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, ऐसा ही करना चाहिए। तो नेक्स्ट ये है दोस्तों आपका जो पहला बिंदु सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ये यहां पर इसी के बाद समाप्त होता है। तो दूसरा आता है अब भूगर्भिक समय सारणी, और इस भूगर्भिक समय सारणी में ही चंद्रमा की उत्पत्ति की व्याख्या होगी। चंदन पासवान, मेरा एक सवाल है कि आप हमें यह बताएं कि अभी वर्तमान प्रखंड में स्तरीय ग्राम पंचायत में कार्यरत, तुम्हारा पूरा मैसेज नहीं आया बेटा, ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में फायदा, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक ही जैसे पढ़ाता हूं सर। ज्योग्राफी की ये क्लास करने के बाद इसके ऑप्शनल में बिल्कुल ऑप्शनल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 30 to 40% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बस। पीएससी में ऑप्शनल अब नहीं है, पीएसआईआर ऑप्शनल कैसा रहेगा, बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छा है, सारे ऑप्शनल बहुत अच्छे हैं बेटा। पीएसआईआर ऑप्शनल, बाकी ऑप्शनल भी जिन बच्चों का जैसा है, जो आपने ऑप्शनल क्लियर नहीं करते बच्चे लिखे सभी भूगर्भिक समय सारणी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी। अरे शुभम पढ़ा दिया हूं प्रजापति महोदय, कहां सोए हुए थे, निद्रा से जग जा बेटा, पढ़ा दिया हूं, पीछे क्लास जाके देख ले स्रोत। सोशियोलॉजी कैसा रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, एनसीईआरटी कैसे रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, हिस्ट्री कैसा रहेगा, एकदम शानदार रहेगा। और पूछो, टाइम पास कर रहे, केवल टाइम पास, और पूछो सर ये कैसा रहेगा, अनुमौर्य, यहाँ सारे के सारे पूछे जाते हैं बेटा। ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे करते हैं, सेलेक्ट नहीं होते, पढ़ते नहीं है। एकमात्र गलती हिंदी मीडियम के बच्चे को, पढ़ते नहीं है, टाइम पास करते, केवल मजे करते, टाइम पास करते, बस इसी बात को पूछने में टाइम बर्बाद करते रहते, पढ़े कैसे, लिखे कैसे, ये सफिशिएंट होगा क्या, वो सफिशिएंट, ये नहीं करते हैं कि टीचर ने बता दिया, पहली कक्षा में ही बताया कि ये बेसिक स्टडी के लिए रेफरेंस बुक्स हैं, तो उठाएं बेसिक बुक और दनादन 3 बार पढ़ डालें, फिर क्लास को फोकस करें, क्लास को फोकस करके आंसर राइटिंग करना शुरू करें, आंसर राइटिंग करने से ही बार जब करेंगे तब उनका आंसर अच्छा लिखना आएगा, ये करना नहीं शुरू कर, बस पूछते रहेंगे, टाइम पास। और ऐसा नहीं कि केवल मुझसे पूछते हैं, कल की डेट में कोई दूसरा क्लास का टीचर आएगा उससे भी पूछेंगे, परसों फिर तीसरा टीचर आएगा उससे भी यही प्रश्न पूछेंगे, ये केवल यही करते, इसलिए नहीं पास होते बेटा। बात कड़वी है लेकिन बेहद सच्ची है कि इसलिए पास नहीं होते। पढ़ना बस शुरू कर दो, बस पास हो जाओगे, पढ़ना शुरू कर दो, पास हो जाओगे। फिर दूसरी बात, जिन बच्चों को ऑप्शनल चूज करने में दिक्कत आ रही है, मेरा सुझाव है कि 5-6 महीने ऑप्शनल चूज मत करो। 5-6 महीने जीएस जब पढ़ लोगे तो खुद ही समझ में आने लगेगा कि सही मामले पर हमारे लिए कौन सा विषय बेहतर है। सही मामले में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दो, अदरवाइज बस दूसरे की तस्वीरें देखते रह जाओगे कि कौन कहां सेलेक्ट हो रहा है, बस समझ रहे हो। यही कोचिंग, यही पीडब्ल्यू है जिसने पहले बैच से अपने
आपको पता होना चाहिए 36 रिजल्ट यूपीएससी में निकाले पहले बैच से। यही पीडब्ल्यू है जिसने अभी रिसेंट सृजन बैच से हिंदी मीडियम में 158 बच्चों को इंटरव्यू दिला रही है। अभी यही पीडब्ल्यू सृजन बैच से 158 बच्चे इस साल अभी इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, बस पढ़ना, बस मटर गश्तियां करते रहना। मटर गश्तियों से रिजल्ट नहीं आता। लोकेश सर आपको याद किए थे, वो करते ही रहते हैं, हमारे बड़े जिगरी मित्र हैं। और वो क्या, हम सभी शिक्षक समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। अब कुछ बच्चे, आपको ये भी बता दो, कुछ बच्चे लास्ट जिस दिन बैच समाप्त होता रहता है उस दिन भी पूछते हैं अच्छा आंसर राइटिंग का मतलब क्या है। अच्छा आंसर राइटिंग होता है कि मैं अच्छा आंसर राइटिंग बता भी दूंगा तो कर लेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों। अरे भाई लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू करोगे तो अच्छे राइटिंग की ओर हम आगे बढ़ा देंगे। नदी के किनारे बैठकर तैराकी के गुर सीखने वाले कभी तैरना नहीं सीखते। मैं सच बताऊं, असुरक्षा में कूद जाओ, तैरना सीखना है ना, जंप लगा दो और जंप लगाओ और साथ में अपने गुरुजनों को साथ रखो कि गुरुजन मैंने जंप लगा दिया, आप मुझे संभाल लेना। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्त, इस कदर संभालेंगे कि जिंदगी में आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और कूदो तो असुरक्षा में, कूदना, मस्त किनारे बैठ के पूछ लेता है सर अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, सर आंसर राइटिंग बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, हमें पता है कुछ नहीं करना है। क्लास शुरू नहीं हुई, प्रतिमा यादव कर देंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू करने में कितना टाइम लगना है, ठीक है तुम कंटिन्यू करो बेटा, ज्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट रैंक के लिए किसके कैसे पढ़े, ठीक है ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ा रहे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या बताता है? यह बताता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब लगभग आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। 4.5 भी लिखोगे कोई बुराई नहीं, 4.6 लिखोगे कोई बुराई नहीं। तो इस समय पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक, आज का मतलब है नाउ, तब से लेकर आज तक पृथ्वी में किस प्रकार से भौगोलिक परिवर्तन आए, पृथ्वी में किस प्रकार से जैविक परिवर्तन आए, ध्यान से सुनना। इस कालखंड से लेकर आज तक पृथ्वी में किस प्रकार से भौगोलिक परिवर्तन आए, भौगोलिक परिवर्तन आए और किस प्रकार से इसमें जैविक परिवर्तन आए। भौगोलिक एवं जैविक परिवर्तनों का इतिहास ही भूगर्भिक समय सारणी कहलाता है, भौगोलिक कालखंड या भौगोलिक इतिहास कहलाता है, भौगोलिक इतिहास कहलाता है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक में जो जो कुछ हुआ है अगर उसकी व्याख्या कर दी जाए, उसकी बातें बता दी जाए तो उसे हम ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड के नाम से, सेम चीज है। तो आपको दोस्तों मैंने शुरुआत ही की कि जिस प्रकार से भी समझना है, जिस प्रकार से आप मुझसे पूछोगे। मैं क्लास में उपस्थित हुआ और मेरे उपस्थित होते हुए आपने पूछा सर आप कौन हो, आप कौन हो, आप पहला प्रश्न पूछोगे। थोड़ा सा सर आप अपने बारे में बताएं। क्या पूछा आपने, सर आप कौन हो। जिस प्रकार से आपने मुझसे मेरा परिचय जानना चाहा कि सर आप कौन हो, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। तो जैसे जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैं बताया कि मैं पृथ्वी हूं। आपने मुझसे पूछा तो मैंने क्या बताया कि मैं पृथ्वी हूं। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो अपने बारे में मैं बताऊंगा कि अब मेरी उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। तब से लेकर आज तक मेरी आयु की जो गणना है, मैं कितने वर्ष का हो गया, तो आयु के बारे में जैसे आप मुझसे पूछोगे सर आप कितने साल पुराने हैं, सर आप कितने साल के हो गए हैं, तो मैं बताऊंगा कि दोस्तों मेरी आयु x वर्ष मतलब x वर्ष y महीने एवं z सप्ताह या z डैश दिन की हो चुकी। जैसे मैं बताता हूं कि मेरी आयु 37 वर्ष 8 महीने 2 सप्ताह 4 दिन की हो चुकी है। फिर से बताना चाहूंगा, कुछ भी बताया। मेरी आयु 38 वर्ष 11 महीने 3 सप्ताह 1 दिन की हो चुकी है। आपने मुझसे पूछा कि मेरी आयु क्या है, तो मैंने अपने आयु को 4 भागों में विभाजित करके बताया। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के आयु को हम 4 भागों में ही बांटकर बताते हैं। जैसे हम अपने आयु को वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन में बांटते हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी की आयु को हम किसमें बांट देते हैं। उसी तरह से हम सबसे पहले तो पृथ्वी की आयु की सबसे बड़ी इकाई महाकल्प लेते हैं। महाकल्प को डिवाइड करते हैं हम दोस्तों कल्प में, तो कल्पों से मिलकर महाकल्प बना होता है। कल्प को हम डिवाइड करते हैं युग में और युग को डिवाइड करते हैं हम शक में। मतलब पृथ्वी की आयु को भी जिस तरह से मैं अपनी आयु को 4 भागों में बांटकर बताता हूं, वैसे ही पृथ्वी की कुल आयु और उस आयु में घटित हुई घटनाओं को 4 वर्गों में विभाजित करके ही बताया जाता है। महाकल्प, कल्प, युग, शक। अगर इंग्लिश में आपको लिखना है तो आप कैसे इसे लिखते हैं, आप कैसे इसे लिखते हैं? तो इसे लिखते हैं ईऑन, तो इसे लिखते हैं एरा, तो इसे लिखते हैं इपॉक, तो इसे लिखते हैं एज, या एज को ही कहते हैं क्रॉन्स। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। ईऑन सबसे बड़ी इकाई, ईऑन को बांटा एरा में, एरा को बांटा इपॉक में, इपॉक को बांटा एज या क्रॉन्स में बांटा। ईऑन, एरा, इपॉक। जिसको आपने पीरियड कहा बेटा श्रद्धा तिवारी, ठीक है, जिसको आपने पीरियड कहा उसे इपॉक भी कहते हैं, उसे इपॉक भी कहते हैं। तो इपॉक को बांटते हैं फिर एज में। इस तरह से पृथ्वी की कुल आयु को भी हम इन्हीं 4 वर्गों में विभाजित करते हैं।
इन्हीं 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो सुनना है दोस्तों कि इनिशियली जब हमारी पृथ्वी शीतलन के क्रम में गुजर रही थी और शीतलन के क्रम में मैग्मा पृथ्वीकरण की प्रक्रिया से, ध्यान से, मैग्मा पृथ्वीकरण की प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी जब अपना स्वरूप, आरंभिक स्वरूप धारण कर रही थी कि आज से लगभग 4.6, यहां मैं लिखने पर जा रहा हूं, 4.64 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी से एक विशाल काय उल्कापिंड टकराया। जब हमारी पृथ्वी की बाहरी भूप्रपट्टी अत्यंत ही पतली थी, अत्यंत ही पतली, भारी, पतली और पतली थी और उच्च तापमान से युक्त थी। आप ऐसा समझे कि धधकती हुई, लहराती फिसलती चट्टानों के भांति थी। उस समय पर हमारी पृथ्वी के समीप से एक उल्कापिंड गुजरा और वह उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से आ टकराया। ध्यान से, पृथ्वी की सतह से आ टकराया। उस उल्का पिंड के प्रहार से, यहां से ध्यान से सुनना, उस उल्का पिंड के प्रहार से पृथ्वी के एक बड़े हिस्से का पदार्थ, सपोज ये वाला हिस्सा हो गया, एक बड़े हिस्से का पदार्थ निकला और निकलकर, दोस्तों ध्यान से, ये पदार्थ निकला और निकलकर अंतरिक्ष में बिखर गया। इतना जोरों का प्रहार हुआ, इतनी जोरों की बम्बार्डिंग हुई उस उल्कापिंड की कि वह पदार्थ पृथ्वी की सतह से निकला और पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष में ही वह पदार्थ बिखर गया। जोरों का पदार्थ निकला और बिखरा। ध्यान से, माना कि यह अनंत पदार्थ यहां से निकले और अनंत पदार्थ पृथ्वी के आसपास बिखर गए। उल्कापिंड का अस्तित्व तो समाप्त हुआ, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यह जो पदार्थ पृथ्वी से बाहर निकलकर बिखरे थे, यह पदार्थ धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ही गति करने लगे। फिर से सुनने लगना, पृथ्वी के चारों ओर ये पदार्थ गति करने लगे। उल्कापिंड के प्रहार से निकले हुए पदार्थों के कुछ हिस्से तो पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति के कारण फिर से आए, पृथ्वी से टकराए और पृथ्वी का अंग बनकर रह गए, पृथ्वी का ही भाग बन गए, पृथ्वी से ही संयुक्त हो गए। लेकिन दोस्तों अधिकांश भाग धीरे धीरे पृथ्वी का परिक्रमा करता हुआ, इसमें से जो बड़े बड़े कण थे उन्होंने आसपास के छोटे पिंडों को आकर्षित किया। जब छोटे पिंडों को आकर्षित किया तो और बड़ा बन गया। फिर जो बड़ा पिंड था उसने आसपास के छोटे पिंडों को आकर्षित किया और बड़ा हो गया। फिर ये जो भाग था उसने छोटे पिंडों को आकर्षित किया और बड़ा हो गया। फिर ये जो भाग था छोटे पिंडों को आकर्षित किया और बड़ा हो गया। अब बड़े पिंड ने छोटे को आकर्षित किया, इसने इसको आकर्षित किया, इसने इसको आकर्षित किया, तो धीरे धीरे एक विशाल काय पिंड यहां पर बन गया और यह पृथ्वी की परिक्रमा ही करने लगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पृथ्वी की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करता हुआ यह पिंड ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं। 27.5 दिनों में लगभग पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। क्योंकि इसका परिक्रमण एवं घूर्णन काल लगभग समान है, इसीलिए चंद्रमा का केवल एक फेज, मतलब एक ही भाग हम पृथ्वी से देख पाते हैं। लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है चंद्रमा पृथ्वी से। यह एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। तो फिर आप कहोगे कि सर एक चंद्रमास 29 दिनों का लगभग क्यों होता है? दोस्तों बड़ी सरल सी बात है। निश्चित रूप से हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एक घूर्णन लगभग 27-27.5 दिनों में पूरा कर लेता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ 27.5 दिनों में जब चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो बात यह होती है कि पृथ्वी उतने दिनों में अपने परिभ्रमण पथ पर, मतलब कक्षा पर लगभग 1.5 दिन आगे बढ़ चुकी होती है, जिसे पूरा करने में चंद्रमा को समय अतिरिक्त लगा और वह अतिरिक्त समय मिलकर लगभग 29 दिन का समय हो जाता है। तो क्या चंद्रमा पृथ्वी से हमेशा एक ही प्रकार की दूरी पर है? ना, चंद्रमा में भी 2 प्रकार की दूरियां होती है, एक पेरिजी होती है और एक अपोजी होती है। पेरिजी का मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी के पास है, तो एक अपोजी है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर है। इसलिए इसकी एक दूरी नहीं बल्कि 2-2 दूरियां होती हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है और चंद्रमा के इसी गति की वजह से पृथ्वी पर कई प्रकार के प्रभाव आते हैं। वह कौन कौन से प्रभाव हैं, यह तमाम बातें दोस्तों मैं आपको अब आगे लिखाने जा रहा हूं। तो लिखो हेडिंग, तो फिर से आप सभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल या ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड हेडिंग दीजिए सभी। तब शुरू करते हैं चीजों को, तब शुरू करते हैं, ठीक है? लिखो सभी के सभी, ध्यान से लिखो। पृथ्वी के शीतलन के क्रम में, पृथ्वी के शीतलन के क्रम में मैग्मा पृथ्वीकरण, पृथ्वी के शीतलन के क्रम में मैग्मा पृथ्वीकरण आदि के प्रभाव से निर्मित हो रही पृथ्वी की बाह्य परपटी, निर्मित हो रही पृथ्वी की बाह्य परपटी के क्रम में ही पृथ्वी से एक विशालकाय उल्कापिंड टकराया। पृथ्वी से एक विशालकाय उल्कापिंड टकराया, पूर्ण विराम लगाएं, लेकिन जिसके प्रहार से पृथ्वी का वृहद द्रव्यमान या पदार्थ
पदार्थ इसके समीपी अंतरिक्ष में बिखर गया, इसके समीपी अंतरिक्ष में बिखर गया, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, लिखे बिखरा हुआ यह पदार्थ, बिखरा हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने लगा, परिक्रमण करने लगा, पूर्ण विराम लगाएं, फिर इसी पैरा में लिखेंगे दूसरे में, परिक्रमण के क्रम में एकत्रित हुए, परिक्रमण के क्रम में एकत्रित हुए पदार्थों, पदार्थों के समूहन से, समूहन से पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह, समूहन से पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4.64, आज से लगभग 4.64 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व हुई है, हुई है। पूर्ण विराम लगाकर तीसरा पैरा लिखो, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि आज, आज जहां प्रशांत महासागर है, आज जहां प्रशांत महासागर है, महासागर है, चंद्रमा के पदार्थ यहीं से, चंद्रमा के पदार्थ यहीं से निस्सृत हुए होंगे, निस्सरण का मतलब होता है अलग होना, निकलना, निस्सृत हुए होंगे, निस्सृत हुए होंगे, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब पैरा चेंज करो, और पैरा चेंज करते हुए फिर लिखो चंद्रमा के बारे में, हेडिंग देंगे क्या, चंद्रमा के बारे में, डैश देकर 1 2 3 पॉइंट लिखो ऐसा, चंद्रमा के बारे में क्या लिखेंगे, पहला बिंदु, ये तो आपको पता ही है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो आगे की बात लिखेंगे, पहला बिंदु में क्या लिखेंगे, लिखे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा वामवर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पृथ्वी की परिक्रमा वामवर्त दिशा में, वामवर्त दिशा में लगभग 27.5 दिन, 27.5, लगभग 27.5 दिन में पूरा करता है, में पूरा करता है, पूर्ण विराम। इसी पहले में लिखेंगे चंद्रमा का परिक्रमण एवं घूर्णन की अवधि, चंद्रमा के परिक्रमण एवं घूर्णन की अवधि लगभग समान होने की वजह से, परिक्रमण एवं घूर्णन की अवधि लगभग समान होने की वजह से हम चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा, हम चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा पृथ्वी से देख पाते हैं, पृथ्वी से देख पाते हैं, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दूसरा बिंदु लिखो, लिखो चूंकि, चूंकि 27.5 दिनों में, 27.5 दिनों में पृथ्वी भी अपनी, चूंकि 27.5 दिनों में पृथ्वी भी अपनी कक्षा में, कक्षा मतलब ऑर्बिट, अपनी कक्षा में, कक्षा में कितना आगे लिखा रहा हूं, लगभग 1.5 दिन आगे बढ़ जाती है, लगभग 1.5 दिन आगे बढ़ जाती है, इसलिए, इसलिए एक चंद्रमास मतलब चंद्रमा का महीना, एक चंद्रमास लगभग 29 दिन का होता है, लगभग 29 दिन का होता है। तो तीसरा बिंदु लिखें, तीसरा बिंदु लिखें चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है, करता है, पूर्ण विराम लगाएंगे। लेकिन जब यह, जब यह पृथ्वी के करीब होता है, पृथ्वी के करीब होता है तो इसे उपभू, उपभू को इंग्लिश में कहते हैं पेरिजी, तो इसे उपभू की स्थिति कहा जाता है, जबकि, जबकि जब दूर होता है तो इसे अपभू, ऑपोजी, दूर होता है तो इसे अपोजी, अपोजी, एक ही जगह आप ओ लिख सकते हैं पर ए लिखे ज्यादा अच्छा है, अपोजी कहा जाता है, कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाकर। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है,
ये जो आप 95 पढ़ते हो ना, 3,95,000, तो 3,95,000 बेसिकली वो अपभू है और 3,75,000 उपभू है। मोटे मोटे तौर पर 3,84,000 कुछ 3,84,000 किलोमीटर की है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखें 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 एक चंद्रमास में 2 पखवाड़े होते हैं। पखवाड़े को हम कहते हैं पक्ष। 2 पखवाड़े होते हैं, नंबर 1 कृष्ण पक्ष और नंबर 2 शुक्ल पक्ष। 2 पखवाड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? नंबर 1 कृष्ण पक्ष, तो नंबर 2 शुक्ल पक्ष। 2 पखवाड़े होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं। एक चंद्रमास में कितने पखवाड़े हैं? 2 पखवाड़े, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। पखवाड़ा पूरा 15 दिन का नहीं होता, लगभग 14.5 दिन का होता है, पर अब 15 दिन एक पक्ष मान सकते हैं। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष लिख दिया आपने, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पखवाड़ों की वह दशा जब, मान लो अब यहां सूर्य है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक रेखीय दशा में, पहले सूर्य है फिर चंद्रमा फिर पृथ्वी, या ऐसा हो सकता है पहले सूर्य है फिर पृथ्वी है चंद्रमा है, एक रेखीय दशा में होते हैं, तो इसे सिजिगी कहा जाता है। SYZYGY, सिजिगी। जब एक रेखीय दशा में होते हैं तो इसे सिजिगी कहा जाता है, लिखे सिजिगी 2 दशाओं में प्राप्त होती है, नंबर 1 युति और नंबर 2 वियुति। इंग्लिश बोलते इन कंजंक्शन, इन ऑपोजिशन। सिजिगी 2 प्रकार की होती है, यहीं पर भी समझा देता हूं। इन कंजंक्शन युति, अब लिखेंगे युति के लिए कि यह अमावस्या के दिन प्राप्त होती है, जब यह अमावस्या की स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसे न्यू मून अमावस्या को। यह अमावस्या के दिन प्राप्त होती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, दिस वन, ये स्थिति जब होती है, ठीक है, पूर्ण विराम लगाकर। फिर नंबर 2 लिखेंगे वियुति, लिखेंगे यह पूर्णिमा के दिन प्राप्त होती है। अब मान लो कि चंद्रमा यहां नहीं, वो वाला चंद्रमा है, यहां है ही नहीं, वो वाला है ना। पूर्णिमा के दिन प्राप्त होती है जब, ये जो कंडीशन इसको कहते हैं फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, जब चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य पृथ्वी की उपस्थिति होती है। चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य पृथ्वी की उपस्थिति होती है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है, जबकि शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ेगा, पर पूरा रूप धारण कर लेगा, बढ़ता है। लिखो इसे हम चंद्रकला के नाम से जानते हैं। 15 दिन चंद्रमा बढ़ता पूर्णिमा प्राप्त करेगा, फिर 15 दिन घटता अमावस्या प्राप्त करेगा। इसे हम क्या कहते हैं? चंद्रकला कहते हैं। पूर्ण विराम लगाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जिस महीने में कोई ऐसा महीना, कोई भी, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, लिखो जिस महीने में 2 पूर्णिमा की प्राप्ति होती है। जनरली हर महीना में एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन कभी कभी शुरू के दिन में 1 या 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ गया तो उधर लास्ट में जाके 30 या 31 तारीख को पूर्णिमा पड़ जाता है। तो जिस महीने में 2 पूर्णिमा की प्राप्ति होती है, उसे ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, कहावत सुना होगा, ब्लू नीला मून, उसे ब्लू मून कहा जाता है। यहां आपने देखो कितने चंद्रमा के बारे में शब्द आ गए। एक आ गया न्यू मून है अमावस्या, फुल मून है पूर्णिमा, ये आ गया ब्लू मून का मतलब जब एक महीना में 2 बार पूर्णिमा प्राप्त हो। सर प्लीज एक क्वेश्चन बता दीजिए, इनर प्लैनेट सॉलिड और आउटर प्लैनेट गैसियस में क्यों है? गार्गी अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे थे बेटा, इतना सरल सा प्रश्न पूछ लिया। देखो जब भी कोई पदार्थ अपनी तरफ खिंचाव करता है तो पास में हमेशा भारी घनत्व के पदार्थ होते हैं, दूर में हल्के घनत्व के, तो गैसें हल्की हैं इसलिए दूर है, और ठोस पदार्थ जितने भी हैं ये भारी घनत्व वाले हैं इसलिए पास हैं। बहुत सरल था बेटा। ये ब्लू मून हो गया। तो अब लास्ट में बात बोलता हूं, रेड मून की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? रेड मून की बात करता हूं। तो लिखे सभी के सभी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय
के समय जब चंद्रमा का रंग रक्ताभ होता है, रक्त के भांति, रक्ताभ का मतलब क्या होता है? रक्त के भांति। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा का रंग रक्ताभ होता है, एकदम रक्त के भांति होता है, रक्ताभ होता है, तो उसे रेड मून कहा जाता है, रेड मून कहा जाता है। तो लास्ट पॉइंट सुपर मून अब बताता हूं, तो उसे रेड मून कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाइए, लिखें लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट बनाइए, लिखें सामान्यतः हम चंद्रमा के सतह का 57% भाग ही, चंद्रमा की सतह का 57% भाग ही पृथ्वी से देख पाते हैं, लेकिन कभी कभार, यह खगोलीय परिघटना जब भी घटित होती है हमेशा न्यूज में आने लगता है, लेकिन कभी कभार जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक समीप से गुजरता है, तो इसकी चमक एवं सतही क्षेत्रफल की जगह आकार लिख सकते हो, इसकी चमक तथा आकार सामान्य से बड़ा दिखाई देता है, अधिक या बड़ा दिखाई देगा, है ना? चमक तथा आकार सामान्य से अधिक या बड़ा दिखाई देता है, जिसे सुपर मून कहा जाता है, सामान्य से जब बड़े आकार का दिखे, अधिक चमकीला दिखे, तो इसे क्या कहोगे आप? तो इसे सुपर मून कहा जाता है। अब मून के बारे में कितनी सारी बातें, सुपर मून, रेड मून, ब्लू मून, फुल मून, न्यू मून, मतलब मून के बारे में कई प्रकार की घटना, गलती नहीं करना, समझना। तो क्या कहा जाता है इसे? सुपर मून। हाइपर मून की भी कंडीशन आती है, हाइपर मून की, पर सुपर मून तक आप जानो, बस इतना बहुत है, सुपर मून कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। तो फिर अब कहां आ गए? हम शुरू कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी के कालखंड विशेष की बात को, लेकिन कालखंड को पढ़ते समय हम कहां पर पहुंच गए दोस्तों? हम चंद्रमा पर आ गए, अब ये चंद्रमा की बात समाप्त हुई तो फिर से हम अपने वास्तविक बिंदु पर आ जाएंगे, फिर से हम अपने वास्तविक टॉपिक पर आ जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो हम अपने जब मेन टॉपिक पर आते हैं तो फिर हम किसकी बात करना चालू करेंगे? ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की बात करना चालू करेंगे, भूगर्भिक समय सारणी की बात करना शुरू करेंगे। तो फिर आप एक फिर से हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, लिखिए भूगर्भिक समय सारणी, लिख दिया इतना। फिर इतना लिखने के बाद लिखेंगे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बाद लिखें इसके अंतर्गत कोई दशाएं अलग नहीं आ जाती, इसके अंतर्गत व्हाट, क्या? पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक घटित भू जैव जलवायविक, 3 शब्द, भू जैव जलवायविक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें परिघटनाओं को हम निम्नलिखित कालखंडों में पढ़ते हैं, नंबर 1 लिखेंगे महाकल्प, आगे 4 बिंदु ऐसे लिखते जाएंगे, महाकल्प, कल्प, युग, शक। महाकल्प, कल्प, युग, शक। इंग्लिश में लिखेंगे इयॉन, एरा, इपोक। इपोक को पीरियड भी कहते हैं, यहां आप इसके ऑब्लिक देकर लिख सकते हैं, PERIOD, एरा, इपोक, एज। तो इयॉन, एरा, इपोक को ही कहा हमने पीरियड, एज को ही कहा क्रॉन्स। तो इतने भागों में हम इसके आयु को बांटते हैं। तो अब सबसे पहले आज तो क्लास की समाप्ति यहां पर करूंगा, लेकिन जब कल शुरू करूंगा तो कहां शुरू करूंगा? महाकल्प से। किससे शुरुआत होगी दोस्तों? हमारी महाकल्प से शुरुआत होगी। तो महाकल्प इयॉन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो इतनी ही बात, और कल की क्लास बड़ी रोचक होगी। आज की क्लास 2-3 चीजों को मिला जुला कर हो गई, कल की क्लास बहुत ही रोचक होगी, लेकिन आज जो 2-3-4 बातें मिलाई हैं उन 3-4 बातों को आपने पढ़ना है, ठीक से रिवीजन करना है, बहुत महत्वपूर्ण